आज मुझे इस पूज्य स्थान पर आने का मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, जहां हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के पूज्य गुरुजी ने अपने जीवन के 28 वर्ष की तपस्या की। ऐसे पूज्य स्थान पर मुझे आने का सौभाग्य मिला और यहाँ मैं आऊं तो मैं भीमनाथ मंदिर को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। वहीं कष्टभंजन देव हनुमान जी को भी मैं नमन करता हूं और स्वामीनारायण संप्रदाय के विचारों के साथ अपने आप को आत्मसात करता हुआ, नमन करता हुआ, प्रेरणा लेता हुआ अपनी बात को आप सबके सामने रखता हूं। यहां जब मैं गडरा में आया हूं तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी झवेरचंद जी मेघानी, जो लेखक भी थे, कवि भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ऐसी पूज्य आत्मा को भी मैं याद करता हूं, नमन करता हूं। मित्रों, चुनाव की बेला है और चुनाव की दृष्टि से हमारे सभी लोगों ने आपसे बहुत तरीके से सारी बातों को आपके सामने रखा है। इस गर्मी में, इस धूप में आप सब लोग डटे हैं, बैठे हैं और मेरे विचार सुनने के लिए आतुर हैं। यह इस बात का सूचक है कि आपने अपना मन तो बना ही लिया है कि आने वाले 1 तारीख को शंभू जी को और हमारे अन्य प्रत्याशी वीरानी जी को, हमारे अपने शंभू जी को गड्ढा के जो प्रत्याशी हैं और हमारे वीरानी जी जो भोटाड़ के प्रत्याशी हैं, उनको आपने आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। लेकिन मित्रों, मैं कुछ बातें आपके साथ जरूर कहना चाहता हूं। देखिए, ये गुजरात की धरती है, ये विशेष धरती है, ये वीरों की धरती है, ये संतों की धरती है, ये समाज सुधारकों की धरती है, ये सामाजिक आंदोलन से समाज को जागृत करने वाली धरती है। इसलिए यहां पर सामाजिक आंदोलन भी हुए, यहां पर धार्मिक आंदोलन भी हुए, ये संतों की भूमि रही, यहां राष्ट्र पुरुष भी पैदा हुए और यहां देश की राजनीति को नई दिशा देने की भी धरती रही है। और इसीलिए हम गौरव के साथ कहते हैं कि जब देश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो महात्मा गांधी का योगदान आजादी की लड़ाई में हम भुला नहीं सकते। उसी तरीके से जब देश आजाद हो गया तो उसको एक सूत्र में पिरो करके, छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों को एक सूत्र में पिरो करके, ये महान बड़ा देश, शक्तिशाली देश, एक सूत्र में पिरोया हुआ देश, इसको बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष को हम नहीं भूल सकते। और उसी तरीके से यह भारत, जो नया भारत, न्यू इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विकास की नई छलांग लगाने वाला भारत, दुनिया में अपने आप को स्थापित करने वाला भारत, एक समय में पिछलग्गू भारत से निकल करके नेतृत्व करने वाला भारत, इसको नया भारत बनाने में जो योगदान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है, उसको भी गुजरात की जनता नहीं भूल सकती। इसलिए ऐसी पुण्य भूमि को जहां मैं नमस्कार भी करता हूं, नमन भी करता हूं, वहीं मैं इस प्रेरणादायक भूमि से बहुत प्रेरणा भी लेता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप लोग, आज मैं वोट मांगने आपसे आया हूं, लेकिन आपको यह भी मैं बताना चाहता हूं कि ये जो गुजरात मॉडल, ये जो विकास मॉडल, ये विकास का मॉडल जिसको गुजरात मॉडल जानते हैं, और ये सिर्फ मॉडल ही नहीं है, यह विकास के दृष्टि से राजनीति की नई संस्कृति का मॉडल है। इस राजनीति की नई संस्कृति की जननी भी और गंगोत्री भी गुजरात की धरती रही है, यह हमको समझना होगा।
आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने भाई को भाई से लड़ाया कि नहीं लड़ाया? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने धर्म को धर्म से लड़ाया कि नहीं लड़ाया? क्या कांग्रेस पार्टी ने जाति को जाति से नहीं लड़ाया? अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, दलित जाति, ओबीसी जाति, हर एक को हर एक से डरा करके फूट किया, और फूट करने के बाद राजनीति में अपना उल्लू सीधा किया, वोट बैंक की राजनीति की। कहीं धर्म की राजनीति, कहीं जाति की राजनीति, कहीं अगड़े पिछड़ों की राजनीति, कहीं दलित नॉन दलित की राजनीति, और कुछ नहीं बस चला तो गांव की गांव से राजनीति करा दी, और कुछ नहीं बस चला तो नदी के इस पार और उस पार के बीच में भेद पैदा कर दिया। भाई को भाई से लड़ा करके राजनीति की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रवाद और विकासवाद, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया और विकास की दृष्टि से आगे ले गए। इसलिए जब हम इन सारी बातों की चर्चा करते हैं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे आज विकास और विकासवाद, यह कांग्रेस को चारों खाने चित कर रही है। उनका था परिवारवाद, उनका था वंशवाद, उनका था भाई भतीजावाद। हमारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और विकासवाद को लेकर के हम आगे चले। आज शिक्षा की दृष्टि से देखिए तो 5 गुना विकास गुजरात का हुआ है, यानी 5 गुना यूनिवर्सिटीज गुजरात में बनी है। उसी तरीके से अगर मैं गढ़ड़ा की बात करूं तो गढ़ड़ा की भी समस्याओं को दूर किया गया है, और इनको दूर करने में हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का, हमारे पूर्व विधायक सबका बहुत बड़ा योगदान है, और आज शंभू जी उस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो दादा कछार आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, बताइए गढ़ड़ा में खुला कि नहीं खुला? खुला कि नहीं खुला? आप बताइए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यह भी यहां पर 6 साल पहले स्थापित हो गई कि नहीं हो गई? आप बताइए, यहां सड़कों का जाल बिछा कि नहीं बिछा? तो जो समस्याएं थी गढ़ड़ा की, उनको उतारने का, उनको समाप्त करने का काम किया कि नहीं किया? पानी की समस्या थी, पानी आपको पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पीछे से सुनना चाहता हूं, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? मुझे बताया गया है कि सौनी योजना ने नर्मदा के पानी को कृष्णानगर पोखर में, उसी तरीके से भीमदाद पौंड में, और कन्या डैम और रामघाट डैम और लिंबानी डैम, इनको पानी से लबालब किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? ये सूखे थे कि नहीं थे? इनको पानी पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? अब आपने 1 तारीख को पूरे तरीके से शंभू जी को और विरानी जी को पूरी लबालब तरीके से वोटों से भर करके आपने भेजना है। मित्रों, इस देश की स्थिति देखिए, 75 साल तक आप मामूली से इलाज के लिए लड़ते रहे। साधारण आदमी को इलाज नहीं मिलता था। यहां सौरभ जी बैठे हैं, हमारे पूर्व विधायक जी बैठे हैं, सब परमार साहब बैठे हैं, लंबे समय से विधायक रहे, मैं भी विधायक था। सौरभ जी और शंभू जी, आपके भी ध्यान में होगा, आज से 10 साल पहले हम लोग एक एप्लीकेशन लिखते थे, और क्या लिखते थे? ये गरीब आदमी है, इसके दिल का ऑपरेशन होना है, इनको एक स्टंट लगना है, इनका 1.5 लाख का खर्चा है, कृपया मुख्यमंत्री महोदय इलाज के लिए पैसे दीजिए। मुख्यमंत्री की तरफ से चिट्ठी आती थी, इलाज तो हम करेंगे लेकिन 1.5 लाख नहीं, हम 75,000 या 1 लाख दे पाएंगे। मैं स्वास्थ्य मंत्री था प्रदेश में, मेरे पास लोग एप्लीकेशन लेके आते थे, इसका लीवर का ऑपरेशन होना है, 3 लाख लगेगा। मैं बोलता था 1.5 लाख ले जा भैया, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। और मन में मेरे प्रश्न खड़ा होता था, मैं क्या कर रहा हूं? मैं पैसा भी दे रहा हूं, वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी गारंटी भी नहीं है, क्योंकि बाकी 1.5 लाख वो ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा मालूम नहीं।
और नहीं ला पाएगा तो मेरा 1.5 लाख भी बेकार हो जाएगा और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। देखिए, मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूं। आप लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया, देश का स्वास्थ्य मंत्री। और मुझे उन्होंने कहा कि नड्डा जी, कुछ बड़ा सोचना है, बड़ा करना है, गरीब आदमियों का सोचना है। मैंने कहा बताइए गरीब आदमी का क्या सोचा जाएगा? बोला कोई भी गरीब आदमी इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए, उसकी गंभीर बीमारी का इलाज होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं एमपी था, मैं घर से ऊपर, मेरा 8वीं मंजिल पर मकान था, मैं लिफ्ट से आता था, मेरा लिफ्टमैन था, वो बेचारा मुझे लाता था और ले जाता था, हमेशा, कभी हंसता ही नहीं था। अब मैं हंसने वाला, मुस्कुराने वाला। मैंने पूछा भैया ये हंसता क्यों नहीं है? इसको मैं नमस्ते करता हूं सुबह शाम, पूछता हूं, ये मुस्कुराता ही नहीं है। पता चला कि उसकी बीबी को हार्ट का ऑपरेशन होना है, 2 लाख रुपए खर्च होने हैं, वो दे नहीं पा रहा है, इसलिए उसका इलाज नहीं हो रहा है। मैंने अपनी जानकारी और जान पहचान के कारण राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एमएस को कहा कि इसके खर्चे का जो तुम इलाज का पैसा दे सकते हो तुम दो, जो बचेगा वो मैं दे दूंगा, लेकिन इसका इलाज होना चाहिए। तो मुझे भी वो दर्द थी, और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा तो आपको जानकर खुशी होगी कि उन्होंने कहा कि नड्डा जी बड़ा सोचिएगा। क्या? तो प्रधानमंत्री ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा, मैंने कहा 2 लाख रुपए हम आयुष्मान भारत में देंगे। उन्होंने कहा नहीं, 5 लाख रुपए सालाना हम गरीब आदमी को पहुंचाएंगे। 5 लाख रुपए कितनों को मिल रहा है? 10 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी 50 करोड़ लोग। और 50 करोड़ लोगों को क्या मिल रहा है? 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ का, स्वास्थ्य का कार्ड। अगर आप इलाज के लिए 2020-21 में आप 5 लाख खर्च कर देते हैं तो दिसंबर के बाद 2021-22 में और 22-23 में फिर से 5 लाख मोदी जी का आपकी सेवा के लिए हाजिर है, हर साल हाजिर है। और ये कौन लोग हैं मित्रों? जाति के आधार पर नहीं तय हुआ है, गरीबी के आधार पर तय हुआ है। रिक्शा वाला, फेड़ी वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब 50 करोड़ लोगों को इस आयुष्मान भारत में जोड़ा गया है और अब उनका इलाज चल रहा है। और कोई भी अब गरीब आदमी अपना गोल्डन कार्ड दिखाता है, अस्पताल में भर्ती होता है, इलाज करके चला जाता है, मोदी जी का पैसा वहां पहुंच जाता है और उसका इलाज मुफ्त में हो जाता है। और इतना ही नहीं, आप गुजरात में गटड़ा के रहने वाले हो, आपके यहां कोई कैंसर का पेशेंट मुंबई में टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराता है, गुजरात सरकार के बिना बताए मोदी जी दिल्ली से सीधा उसका पैसा मुंबई कैंसर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। यह तरीका बनाया गया। और मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत भी 41 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री जी ने भी जोड़ लिया है। इसलिए अब गुजरात में कोई भी गरीब आदमी बिना कार्ड के नहीं है। मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं? ये 75 साल लगे, क्योंकि 75 साल बाद आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो जाकर के भारत की तस्वीर बदली है। मैं आपके सामने उदाहरण देना चाहता हूं। अब सौरभ जी भी एमएलए थे, हमारे शंभू जी राज्यसभा के मेंबर थे, बाकी परमार जी थे, सब लोग थे। आज से 20 साल पहले मेरे पास मेरा वीडियो आता था। मैं 1993 में एमएलए बन गया था, 1993।
तो मेरा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, तो वो बीडीओ मेरे पास आता था और बोलता था, नड्डा जी आपको खुशखबरी सुनानी है। मैंने कहा बोलो भैया क्या सुनानी है। बोलता है कि आपके लिए 2 पंचायतों में एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है, अब बताइए इसको किसको देना है। मैं कहता था भैया आप ही रख लो ये घर, मेरे को जरूरत नहीं है। 2 पंचायतों में जहां 3000 घर हो और जहां 2000 एप्लीकेशन हो, वहां तुम एक मुझे दे रहे हो, तो क्या मैं करूंगा, तो क्या रखूंगा, तो क्या दूंगा। और उस पर भी सुनिए, ये कांग्रेस के लोग कितने चालाक हैं। मैं इनकी कहानी सुनाने लगूं तो आप बड़े आश्चर्य में पड़ोगे। ये क्या कहते थे, ये जो इंदिरा आवास योजना है ना, ये इंदिरा जी जाते जाते कुछ अपना पैसा रख गई थी। देखो, इंदिरा जी जाते जाते कुछ पैसा रख गई थी, उससे गरीबों का मकान बनता है, उसका नाम इंदिरा आवास योजना है। पैसा सरकार का, भारत सरकार की योजना। मैं पहली बार मंत्री बना तो मैंने सड़कों का जाल बिछा दिया। मैंने कहा ये सड़क बन गई, ये सड़क बन गई। कांग्रेसी भाई आए, उन्होंने कहा ले, ये नड्डा जी ने थोड़ी ना बनाई है, ये तो नाबार्ड साहब ने बनाई है। कहा नाबार्ड साहब। मैंने कहा ये नाबार्ड साहब कौन है? अरे नाबार्ड एक बैंक है भैया, एग्रीकल्चर में की दृष्टि से पैसे देता है। तो नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय न मिल जाए, इसलिए उन्होंने बैंक को ही नाबार्ड साहब बना दिया। ये कांग्रेस की चाल होती थी। और आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 3,60,00,000 मकान पक्के बना के दे दिए और गुजरात में 15 लाख मकान बना करके दिए। डबल बेडरूम, एक बाथरूम जिसमें 24 घंटे पानी आता है, एक रसोई घर जिसमें गैस का चूल्हा है, एक शौचालय इज्जत घर, एक कोर्टयार्ड, इसके साथ 15 लाख घर गुजरात में और 3,60,00,000 घर सारे देश में बना के दिए। और उनका सपना है कि कोई भी पक्के छत के बगैर इस देश में नहीं रहेगा, यह कल्पना लेकर के चले। आप बताइए, हमारी अति गरीबी 1% से कम आ गई देश में। मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कह रहा है कि IMF कह रहा है कि भारत में अति गरीबी 1% से कम आ गई। मालूम है क्यों? क्योंकि मोदी साहब ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का निर्णय किया है, ताकि कोई भूखा सो ना जाए। आप बताइए फर्क आया है कि नहीं आया है? आप बताइए, इसके लिए आपको इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। अब अगर मैं किसानों की बात करूं तो आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? पूरे देश में 11 करोड़ 78 लाख किसानों के खाते में हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए पहुंच रहा है। और गुजरात में 66 लाख किसानों के परिवारों को 2-2 हजार रुपए चौथे महीने मिल रहे हैं। और कैसे मिल रहे हैं? 11वीं किस्त प्रधानमंत्री जी ने दी थी। शिमला में थे वो, 8 साल पूरे होने का कार्यक्रम शिमला में रिज मैदान पर था और उन्होंने वहां पर कंप्यूटर का एक बटन दबाया और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 78 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच गया 15 सेकंड के अंदर। आप बताइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 1 लाख के आसपास का 1,20,000 लोगों के केस सेटल हो गए कि नहीं हो गए? फसल बीमा योजना में सेटल हो गए। एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मोदी साहब ने अलग से किसानों के डेवलपमेंट के लिए रखा। कितना रखा है? 1 लाख करोड़ रुपए। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे भूपेंद्र पटेल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 15 लाख किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का तय किया है।
32,000 किसानों को ट्रैक्टर देने का तय किया। इसलिए एग्रीकल्चर के दृष्टि से देखें तो भी हमको लगता है कि जिस तरीके से काम हुआ है। हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप बताइए पहले लकड़ी का चूल्हा आप लोग जलाती थी कि नहीं जलाती थी? और फूकनी से लेकर के फूकती थी कि नहीं फूकती थी? और धुआं उठता था कि नहीं उठता था? और 200 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में लेती थी कि नहीं लेती थी? और जब धुआं हो जाता था तो रसोई से बाहर जाकर के आंख हवा में, खुली हवा में ठीक करती थी कि नहीं करती थी? मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं बहनों? सही बोल रहा हूं? बहनों से सुनना चाहता हूं, सही बोल रहा हूं? आजकल बहनें हमारी, मोदी जी ने 11 करोड़ सिलेंडर और चूल्हा देकर गैस का, अब हमारी बहनें टक से लाइटर जलाती हैं, 5 मिनट में चाय, आधे घंटे में भोजन, और पतिदेव को बोलती है अब चलो काम पर जाओ, मैंने अपना काम कर दिया है। और मैं गांव से आता हूं, शंभू जी, सौरभ जी, आप जानेंगे नहीं, 5 बजे सुबह उठती थी बहनें, जंगल में जाती थी। भारती जी जानती है, हमारा इलाका देखा है इन्होंने, और जंगल में जंगली जानवर भी होते थे, उनसे भी बचती थी, लकड़ी काट के लाती थी, तब चूल्हा जलाती थी, तब जाकर के घर का चूल्हा जलता था और रोटी पकती थी। आज घर घर में एक तो पेड़ बच गए, जंगल घने तो आप दोगे, लेकिन आप समझो कि वोट की कीमत क्या होती है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता अभियान की बात कही थी कि नहीं कही थी? और ये कांग्रेसियों ने मजाक उड़ाया था कि प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि लाल किले से क्या बोला जाता है। स्वच्छता के बारे में बात कर रहे हैं, ये स्वच्छता की बात कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी और समस्या समझो, 11 से 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्यकर्म के लिए सूर्योदय से पहले खेतों में खुलेआम जाया करती थी और सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त का इंतजार करती थी अपने दैनिक नित्यकर्म के लिए। ये क्या भारत था? लेकिन मोदी जी ने 11 करोड़ बहनों के लिए इज्जत घर बनाया, उनको इज्जत दी, 11 करोड़ बच्चों को इज्जत दी, और उसी तरीके से हमारे गुजरात में 41,60,000 हमारे लोगों को इज्जत घर प्रदान किया गया। आज कोई भी बाहर शौच नहीं जाता, आज कोई भी बहन को खेत में जाने की जरूरत नहीं है, आज किसी भी बच्चे और बच्चियों को खेत में जाने की जरूरत नहीं है। ये आपके उंगली का कमाल है, आपने कमल का बटन दबाया, आपके घर में इज्जत घर बना, आपकी इज्जत की रक्षा की गई। और संख्या कितनी है? 11 करोड़। कैसा भारत था? और यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ने मोदी जी को पुरस्कृत किया स्वच्छता के नाम पर कि आपने देश में, दुनिया में अब मिसाल कायम की है मानवता की रक्षा करके। इस तरीके की बात आई है। इसलिए मित्रों, जब मैं ये सारी बातें आपके सामने रखता हूं तो ये सारी बातों को मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि ये सारी चीजें जनता को जाननी चाहिए। आप बताइए, यहां बैठे हुए लोग जिनकी उम्र 20 साल से नीचे है, उन्होंने कभी कर्फ्यू देखा है? कभी कर्फ्यू देखा है? इससे पहले हर तीसरे दिन कर्फ्यू लगता था कि नहीं लगता था? आप बताइए, गुजरात के हर शहर की हर गली किसी गुंडे के नाम से, मवाली के नाम से जानी जाती थी कि नहीं जानी जाती थी? आजकल कोई, ये सारे सब समाप्त। ये कैसे हुआ है? ये इसलिए हुआ है। आप बताइए, आप पानी के लिए, बहनें बताएंगी, तो ऐसा लगता था जैसे भारत ने पाकिस्तान के से युद्ध जीत लिया हो। पानी आया, पानी आएगा, पानी आएगा। अध्यक्ष श्री અને અમારા જિલ્લાના ત્રણેય મહામંત્રી શ્રીઓ શૈલેષભાઈ, ડોક્ટર જે એફ ચૌધરી સાહેબ અને ભગાજી ઠાકોરને વિનંતી કરું છું, આપ માનનીય પ્રધાનમંત્રી पहले था। आज 24 घंटा पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये अंतर है। ये है मोदी जी का, ये है भूपेंद्र जी का, ये है रूपानी जी का कमाल, ये है हमारे भारतीय जनता पार्टी का कमाल, जिसको हमको समझना होगा। आज मैं यहाँ आया हूँ, मैं कहने से रुक नहीं पाता हूँ।
आप बताइए, राजकोट में पड़ोस में अब आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा क्या इलाज के लिए? नहीं जाना पड़ेगा। अब एम्स जैसा इलाज और एम्स का इलाज आपको राजकोट में मिल जाएगा। यह अंतर मोदी साहब लेकर के आए हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से आज देखिए, बच्चों की शिक्षा में इतना वृद्धि हुई है कि आज बच्चे स्कूल से जाने से हट नहीं रहे हैं। 1% से कम ड्रॉप आउट रेट आ गया है और उसी तरीके से विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। कभी आपने सुना किसी प्रदेश में जमीन का पानी ऊपर आया हो? कभी सुना? हमेशा जमीन का पानी नीचे गया है, नीचे गया है। लेकिन हमारी सरकार ने 6000 चेक डैम से लेकर 1,60,000 चेक डैम बनाए। नर्मदा का पानी, दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल बना करके ये सौराष्ट्र में, ये सारे इलाके में 152 डैमों में पानी पहुंचाया गया है और पानी को नीचे तक पहुंचाया गया, सिंचाई के लिए भी और पीने के लिए भी उसकी व्यवस्था की गई है। इसलिए सुजलाम सुफलाम में गुजरात ने अपने आप को आगे बढ़ाया है। लॉजिस्टिक्स में गुजरात नंबर 1, बिजनेस में गुजरात नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात नंबर 1, फार्मास्यूटिकल्स में गुजरात नंबर 1, विकास के दृष्टि से गुजरात नंबर 1, कनेक्टिविटी से गुजरात नंबर 1, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात नंबर 1। आप बताइए, 8 तारीख को गुजरात को नंबर 1 बनाएंगे ना? तो ये 8 तारीख को आपको गुजरात को नंबर 1 बनाना है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं और ये आपको कहने आया हूं। मित्रों, यहां 20 साल पहले लोग बोलते थे कि भोजन करते समय बिजली आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ठीक बोल रहा हूं? कहते थे टेलीविजन न्यूज के समय अगर बिजली आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, हम न्यूज सुन लेंगे। आजकल बताइए, 24 घंटे बिजली रहती है कि नहीं रहती है? 24 घंटे रहती है कि नहीं रहती है? ये हमारा परिणाम है, इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। मैं यहाँ एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ। आज मुझे यहाँ आया हूँ तो आपके यहाँ गडरा में रेफरल हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर शुरू हो गया है। उसी तरीके से आपने रिन्यूएबल एनर्जी में आपने स्पेस के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को धौलरा में उसको भी स्थापित किया है। एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। और उसके साथ साथ जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो शंभू प्रसाद जी के बारे में मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मुझे एक राज्यसभा में इनके साथी के रूप में इनके साथ काम करने का मौका मिला। महाराज जी अपने आप में धार्मिक तो हैं ही, लेकिन धार्मिक के साथ साथ ये राजनीतिक नेता भी हैं और सबको संभाल करके चलने की ताकत भी रखते हैं। आप राज्यसभा में इनके डिबेट सुनिए, उनकी चर्चा सुनिए, इनका योगदान देखिए। मैं इनके साथ काम किया, मैंने बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति, बहुत ही धार्मिक दृष्टि से सबको साथ लेकर के चलने वाले और राजनीतिक प्राणी के रूप में समाज का भला किसमें है इसकी चिंता और समझदारी रखने वाले लोग। तो ऐसे लोगों को आपने आगे विजयशी बनाना है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आज सवेरे जब मैं आ रहा था तो मेरे से पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी पर आपका क्या विचार है। मैंने कहा मैं क्या विचार रखूं, वो विचार कर रखने लायक पार्टी रह गई है क्या कि अब उन पर विचार रखा जाए। बोले नहीं, वो भारत जोड़ो यात्रा में चले। मैंने कहा ऐसा है, नाना तो भारत को तोड़ के गए थे, पर नाना बताओ, धारा 370 जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? जम्मू कश्मीर को संविधान के प्रोटेक्शन दे करके उसको अलग कानून के तहत रखा था कि नहीं रखा था? और मोदी साहब ने 2019 में धारा 370 को धाराशाही करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया कि नहीं बना दिया? तो
ये भारत तोड़ने वाले आजकल जोड़ने चले हैं, ये उल्टी गंगा कब से बहने लग गई? ये कब से उल्टी गंगा बहने लग गई? आप बताइए। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन नेता एक वक्तव्य और एक एक्शन से पहचान में आता है, और उसके बाद आप ऐसा बोलते रहो, जो बोलना है बोलो। मैं पिछले 15 दिन से ये बात कह रहा हूं, हर टीवी में कह चुका हूं, कोई कांग्रेस की तरफ से जवाब नहीं देता मेरे को, कोई नहीं देता। नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी का बोले तो दोपहर तक तो लपक के हमारी बात को पकड़ ले, लेकिन नहीं पकड़ते, क्योंकि बात में दम इतना है और उनके बारे में बताता है कि ये किस तरीके के लोग हैं। ये जो भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं ना, मैं आपको एक इनका किस्सा सुनाता हूं। जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच में एक नारा लगा। नारा था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। लगा था कि नहीं लगा था? ये अफजल कौन है? ये अफजल वो है आतंकवादी जिसने पार्लियामेंट की पर अटैक का मास्टरमाइंड था। और राहुल गांधी दूसरे दिन जेएनयू चले जाते हैं, इन्हीं लड़कों के साथ खड़े हो जाते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और वहां नारे क्या लगते हैं? भारत तेरे होंगे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, अच्छा, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन है कातिल? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने सजाए मौत की सजा सुनाई, भारत का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिसने सजा को अपहेल्ड किया। हम वो शर्मिंदा हैं कि ये लोग जिंदा हैं। ये क्या है भारत? तो ये भारत तोड़ने वाले लोग, आज दिन तक राहुल गांधी ने इसका जवाब नहीं दिया है। क्यों नहीं दे रहे? किस मुंह से तुम भारत जोड़ो यात्रा में चले हो? तुम तो भारत तोड़ने के अग्रज हो, और तेरे परनाना ने धारा 370 लगा करके जम्मू कश्मीर के लिए भी एक अलग साजिश रची थी, ये हम सबको मालूम है। जोड़ने का काम तो भारत को वैसे तो जुड़ा ही हुआ था, लेकिन मजबूती देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिन्होंने साफ कहा कि हम किसी पर अटैक करेंगे नहीं, और कोई हमें बुरी नजर से देखेगा तो घर में घुस के हिसाब करेंगे। ये बात कही गई। ये है अंतर, ये है समझने की बात। अभी 4 दिन पहले मेधा पाटकर के साथ घूम रहे थे राहुल गांधी की नहीं? कौन है मेधा पाटकर? जिसने गुजरात के हक हकूकों को छीनने का काम किया। बताइए, सरदार सरोवर डैम को रोकने का काम 15 साल तक मेधा पाटकर ने किया था कि नहीं किया था? गरीबों को बरगलाया था कि नहीं बरगलाया था? नर्मदा का पानी न पहुंच सके इसकी चिंता की थी कि नहीं की थी? आप लोगों के खिलाफ काम किया था कि नहीं किया था? अगर वो राहुल गांधी के साथ खड़ी होती है तो कांग्रेस पार्टी गुजरात के खिलाफ और विरोधी है कि नहीं है, जरा मेरे को बताइए। ये मुद्दे हैं जिसके बाद आपको सोचना पड़ेगा। और मुझे हैरानी होती है, ये सब हमारे सौरभ भाई, परमार भाई, हमारी भारती बहन सियाल जी, हमारे शंभू जी, ये जाते थे मनमोहन सिंह के पास, उस समय वो प्रधानमंत्री थे, कहते थे कि ये सरदार सरोवर डैम के दीवार बढ़ा दो, और मनमोहन सिंह बोलता था, अच्छा अभी तक बढ़ा नहीं क्या? अच्छा, ऐसा था कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सौरभ भाई ठीक बोल रहा हूँ? ऐसा, अच्छा ये बड़ा नहीं है। अब मुझे जब ये लोग आके बताते थे तो मैं कहता था, ये कैसा प्रधानमंत्री है? ये गुजरात की जनता को क्या समझता है? ये प्रधानमंत्री, इसको पता नहीं। तो वही 2014 में आया तो हमने भी कहा, अच्छा अब तू प्रधानमंत्री नहीं रहा। और 17 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी बने, 17 दिन के अंदर 17 मीटर ऊंची दीवार की परमिशन आपको मिल गई और नर्मदा का पानी आपके लिए रुक गया। तो ये है जो आपको समझने वाली बात है। अब दूसरी बात सुना देता हूं। आजकल क्या है ना, ये नई आजकल कंपनियां बड़ी बन गई हैं, मेरा माल बेचो, मेरा माल बेचो। एक नया पार्टी भी आ गई है, एक नई पार्टी भी आ गई है, एडवर्टीजमेंट। पंजाब का एडवर्टीजमेंट गुजरात पर ठोक दो,
दिल्ली का एडवर्टीजमेंट गुजरात पर ठोक दो। कहां का ईंट कहां का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। क्या 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 मजाक बना रखा है। अब इनका भी आपको रिकॉर्ड सुना देता हूं। ये भी रिकॉर्ड, हमारे पत्रकार बंधु सवेरे सवेरे मेरे से पूछते हैं, मैंने कहा यार सवेरे सवेरे क्यों मेरा मुंह गंदा कराते हो। मैं कुछ शुभ शुभ राम श्री राम जय जय राम ये बोलना चाहता हूं, तुम पता नहीं किस किस के नाम मेरे मुंह पर डलवा देते हो सुबह सुबह इंटरव्यू लेकर के। अब इनका भी रिकॉर्ड बता देता हूं। ये गए थे बनारस में मोदी जी के खिलाफ लड़ने, पिट करके आए, पिट करके आज दिल्ली आके माफी मांगी। दूसरा रिकॉर्ड सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में गए चुनाव लड़ने आम आदमी पार्टी, 350 सीटों पर चुनाव लड़ी और 349 सीटों पर जमानत जब्त करा दी। फिर ये गए उत्तराखंड में चुनाव लड़ने, फिर लग गए पत्रकार बोलने यहां तो अब आपका टक्कर आपसे है, आपसे है। मैंने कहा आपसे है क्या? आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कि बड़ा भारी टक्कर टक्कर टक्कर, ये सरकार बना लेंगे। मैंने कहा देखते चलो यार, क्यों चिंता करते हो। वहां का भी बता देते हैं आपको रिकॉर्ड, 70 सीटें हैं, 69 सीट पर ये चुनाव लड़े, 68 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। और इनका जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था वो आजकल हमारे लिए गुजरात में और हिमाचल में प्रचार कर रहे थे, हमारे लिए प्रचार कर रहे थे, वो हमारे बीजेपी में आ गए। फिर ये गए गोवा। अब गोवा में मैं गया, मैं उतरा एयरपोर्ट पर, बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर, उतरो तो जगह ही नहीं कहीं। मैंने कहा भैया मेरा कमल नहीं दिखता। बोला नड्डा जी यहां कमल लोगों के दिलों में है, ये बैनर पर नहीं दिखेगा। मैंने कहा यार भाई क्या है भाई? बोले आगे आगे चलो देखो होता है क्या। 40 सीटें हैं, 39 सीट्स पर ये चुनाव लड़े, 39 पर, और 35 पर जमानत जब्त करा करके आ गए। अभी हिमाचल में लड़ने गए, मेरी बात नोट कर लेना, मैं हिमाचल के चुनाव से आ रहा हूं। 68 सीटें हैं, 67 सीटों में ये चुनाव लड़े, 67, 67 की 67 सीटों में 8 तारीख को देख लेना जमानत जब्त होगी। यह इनकी परिस्थिति है। अब यहां की बात कर लो, आज से 2 महीने 3 महीने पहले वाह आजकल बात करो छुट्टी, डाउन डाउन डाउन। मित्रों ये बुलबुले हैं, बुलबुले, पानी में बुलबुले देखे ना, तो बस ये बुलबुलों की तरह ही आते हैं और चले जाते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं। और आपसे मेरा निवेदन है, गुजरात के ये लड़ाई शंभू जी की नहीं है, ये लड़ाई बिरानी जी की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है और आपके हितों की है और हक और हकूक की है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को वोट तो देंगे ही, लेकिन आपके गांव का कोई भी पड़ोसी न छूट जाए, आपका कोई रिश्तेदार न छूट जाए, आपका कोई समधी न छूट जाए, आपका कोई समझाने में न छूट जाए। सभी लोगों को जोड़कर कमल के निशान पर वोट डालना है और भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाना है। बनाएंगे ना? बनाएंगे ना? पीछे से आवाज आएगी, बनाएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय गुजरात। आदरणीय श्री नड्डा जी का खूब खूब तहे दिल से धन्यवाद।